वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से द हिंदू की इस एडिटोरियल सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन पर है। किसान ने सरकार के खिलाफ कृषि कानून पर अपनी मांग को लेकर लड़ाई छेड़ दी है। हालत यह है कि न तो सरकार पीछे हटने का नाम ले रही है और न किसान ही पीछे हटना चाहती है। किसान इस बिल को लेकर पूरी तरीके से इसको खारिज करना चाहती है, जबकि सरकार उसे लॉलीपॉप देकर उसे घर वापस भेज देना चाहती है। इसी बीच क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाती है और बीच बचाव जैसा मामला करना शुरू कर देती है। उसी से संबंधित आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस आर्टिकल को, देखते हैं क्या लिखा है, देखेंगे इसकी वोकैबुलरी को भी और इसमें इन्फॉर्मेशन को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है इम्पोजिंग ए कॉम्प्रोमाइज़। इम्पोज का मतलब होता है थोपना और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता, यानी एक समझौते को थोपना, ज़बरदस्ती थोपना। कोर्ट्स शुड स्टे विद इन देयर डोमेन वाइल रूलिंग ऑन लॉज। कह रहे हैं कि कोर्ट्स को यानी अदालत को क्या करना चाहिए, अदालत को क्या करना चाहिए, रहना चाहिए विद इन देयर डोमेन, अपने क्षेत्र में, अपने दायरे में, जबकि वो कानून पर फैसला सुना रहे हों। यानी कानून पर फैसला सुनाते वक्त उनको क्या करना चाहिए, अपने डोमेन में रहना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए, अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। आगे देखते हैं। The Supreme Court's interim order in the ongoing contestation between large section of the farmers and the center over the new form। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, आर्जी, इंटरिम कहते हैं आर्जी, अस्थायी गैर मुस्तकिल ऑर्डर जारी किया है ऑन दी ऑन गोइंग, जो जारी है, कॉन्टेस्टेशन मतलब लड़ाई, किसके दरमियान, बिटवीन द लार्ज सेक्शन ऑफ द फार्मर्स, एक बड़ी तादाद में फार्मर की, एंड द सेंटर और मरकज़ की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे क्या है, लड़ाई जारी है। ठीक है, मरकज़ी हुकूमत से लड़ाई जारी, ओवर दी न्यू फार्म लॉज, जो भारत ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू कृषि कानून जारी किया, उसके ख़िलाफ़ बहुत दिनों से किसान हजरात कहाँ हैं, वो आंदोलन पर हैं। अभी उस पर क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्जी ऑर्डर लगाया है। वो क्या है, अब वही कह रहे हैं कि सुप्रीम ने जो ये आर्जी ऑर्डर लगाया है, ये क्या हो सकता है, मे बी मोटिवेटेड बाई ए लॉडेबल इंटेंशन। इंटेंशन कहते हैं इरादे को, लॉडेबल कहते हैं काबिल तारीफ़ को। यानी कि वो जो ऑर्डर आया है उनका इंटेंशन काबिल तारीफ़ हो सकता है। टू ब्रेक द डेडलॉक, डेडलॉक कहते हैं गतिरोध को, ताअत्तुल को। इतने दिन से जो सरकार की बात को किसान नहीं मान रहे, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली के अंदर और आसपास के राज्य के अंदर डेडलॉक लगा हुआ है, ताअत्तुल हो गया है, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, गहमा गहमी का माहौल है वहाँ पर, बड़ी भीड़ है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या है, ये एक लॉडेबल इंटेंशन हो सकता है। लॉडेबल कहते हैं काबिल तारीफ़ को, ओके, एडमायरेबल भी आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। लिखा है, अब देखिए ये इनका क्या इरादा हो सकता है, लॉडेबल इंटेंशंस टू ब्रेक द डेडलॉक इन नेगोशिएशन, यानी नेगोशिएशन कहते हैं बातचीत करके किसी को समझौता, डिस्कशन कह लीजिए, ऐसा डिस्कशन जिसको बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। ओके, हाउ एवर, फिर भी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शेक ऑफ द इम्प्रेशन ऑफ द कोर्ट इज सीकिंग टू इम्पोज ए कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द फार्मर्स यूनियन। देखिए कहना ये चाह रहे हैं, फिर भी इतना होने के बावजूद अगर आप इनकी बात को काबिल तारीफ़ कह रहे हैं, फिर भी एक बात यहाँ पर गौर करने की है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शेक ऑफ। शेक ऑफ कहते हैं टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ, ओके, यानी छुटकारा पाना। इस बात से छुटकारा नहीं पाया जाता है, किस बात से, कि इम्प्रेशन होगा, छाप पड़ेगा, दैट कोर्ट इज़ सीकिंग, की कोर्ट तलाश कर रहा है, टू इम्पोज, लागू करने के लिए, किस चीज़ को, कॉम्प्रोमाइज़ को, यानी थोपने के लिए, किस चीज़ को, कॉम्प्रोमाइज़ को, समझौते को थोपने की कोशिश कर रहा है। सीक मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है, तलाश करना, कि क्या कर रहा है, इस बात से हटा नहीं जा सकता, इस बात से को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है कि इस चीज़ का छाप पड़ गया, इंप्रेशन कहते हैं छाप को, दैट कोर्ट इज़ सीकिंग, की कोर्ट तलाश कर रहा है, टू इम्पोज, थोपने के लिए, किस चीज़ को, समझौते को, ऑन द फार्मर्स यूनियन, फार्मर के एकता पर, इत्तिहाद पर। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, आगे लिखा है, वन पोर्शन ऑफ द ऑर्डर स्टेज द थ्री लॉज। देखिए ये बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। जो ऑर्डर आया है, ठीक है, उसका एक पोर्शन स्टे मतलब रोक देता है तीन कानून को, जो तीन कानून जिसकी वजह से किसान हजरात आंदोलन पर हैं, उसके तीनों को रोक दिया है। किस चीज़ के लिए, टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए
ताकि सपोर्ट किया जा सके किसान भाई को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा कि पहले था एज बिफोर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जो पहले वो चाह रहे थे कि मिनिमम प्राइस हो जाए, और यही उनके 3 में से 1 का मांग था। तो उन्होंने क्या किया है कि इस बात की कोशिश की है, सीक टू मेंटेन, कि मेंटेन किया जाए इस चीज़ को, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके, न्यूनतम समर्थन मूल्य एज बिफोर, जैसा कि वो था, ठीक है। एंड प्रिवेंट्स पॉसिबल डिस्पोजिशन और फार्मर। देखिए अब कहते हैं कि पॉसिबल कहते हैं संभावित, अब ये कि ऐसा संभावित हो सकता है कि डिस्पोजिशन कहते हैं द एक्ट ऑफ डिप्राइविंग समवंस लैंड, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सरकार किसी की ज़मीन को बेदखल कर सकती है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर सकती है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि सीक टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज बिफोर, और दूसरा ये है कि प्रिवेंट्स, कि रोकेगा पॉसिबल डिस्पोजिशन। पॉसिबल डिस्पोजिशन का मतलब हुआ है संभावित बेदखली, यानी कि गवर्नमेंट उसको बगैर किसी उसके नहीं दखल अंदाज कर सकती है, ओके। ऑफ फार्मर्स, किसका, ऑफ देयर लैंड, कि उनकी ज़मीन को बेदखल कर दिया जाए, उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए। अंडर द न्यू लॉ, जो नया कानून आया है उसके तहत, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 पोर्शन ऑफ द ऑर्डर का जो एक पोर्शन है, स्टे 3 लॉज, 3 कानून पर पाबंदी लगा दिया था, ठीक है। 3 कानून पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। सीक्स टू मेंटेन, इस बात की कोशिश करना है कि मेंटेन रखा जाए द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि गवर्नमेंट को किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, एज बिफोर, जैसा कि किसान पहले खुद कर रहे थे और जैसा कि पहले था। दूसरा ये कि प्रिवेंट्स पॉसिबल डिस्पोजिशन, कि उनको संभावित बेदखली से रोका जाए, यानी गवर्नमेंट को संभावित बेदखली से रोका जाए। ऐसा नहीं कि वो किसी की पोजीशन कहते हैं, किसी की मिल्कियत से उसको खारिज कर देना, उसी को कहते हैं डिस्पोजिशन, ठीक है। तो यही है यहाँ पर कि संभावित जो बेदखली से उसको रोका जाए, किसको, गवर्नमेंट को, ऑफ द फार्मर के और उनके लैंड यानी ज़मीन को, अंडर द न्यू लॉ, नए कानून के तहत। आगे चलते हैं। द स्टेटेड रीज़न, स्टेट का मतलब कहना होता है, स्टेटेड रीज़न जो कथित तौर पे जो तर्क बताया गया है वो क्या है, इज़ दैट द स्टे वुड असॉज। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि जो स्टे लगा है अभी, ठीक है, वो क्या करेगा, असॉज करेगा। असॉज कहते हैं हल्का करने को, टू ईजी, टू मेक ईजी द हार्ट फीलिंग ऑफ द फार्मर, जो फीलिंग तकलीफ़ पहुंची हुई है उनको, उनके जज्बात को तकलीफ़ पहुंची, उनके एहसास को तकलीफ़ पहुंची है, उनको वो हल्का करेगा कि चलो कम से कम सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पर रोक लगा दिया है, ठीक है। एंड इनकरेज, और उनको इनकरेज करेगा देम टू द नेगोशिएशन टेबल। देखिए नेगोशिएटिंग टेबल क्या होता है कि मान लीजिए कि सरकार जो है बात करना चाह रही, तो एक तरफ ये बैठ जाएंगे, एक तरफ ये बैठ जाएंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, समझौते वाली टेबल पे वो बैठ सकते हैं। नेगोशिएटिंग टेबल का मतलब है कि समझौते वाली टेबल पर बैठ के बात करना, ठीक है, ताकि समझौता हो जाए। ये उनको इनकरेज करेगा कि चलो कम से कम जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और अब फ़िलहाल स्टे लगा दिया है, इंटरिम स्टे लगाया है, परमानेंट नहीं, इंटरिम। आगे देखते हैं। However, it is somewhat disconcerting that a stay of legislation is effected. देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि however, फिर भी it is somewhat, ये कुछ हद तक, at some extent disconcerting। देखिए disconcerting कहते हैं परेशान करने वाले को, परेशान कर देने वाले को, बदहवास। अब ये एक जो बात है, ये एक परेशान करने वाला मुद्दा है। किस तरीके से, that the stay of legislation, देखिए जो कानून पर स्टे लगा है, ठीक है, जो रोक लगा है, इज़ इफेक्टेड, ये मुतासिर है किस बात से, सोली, सिर्फ, सोली का मतलब होता है एक ही तरीके से, सिर्फ और सिर्फ, एज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाई हो, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उपकरण को, एक समझिए कि एक आला है जिसकी वजह से क्या है वो, टू फैसिलिटेट, मुहैया कराने के लिए, ठीक है, उपकरण के लिए आप समझिए कि व्यवस्था देने के लिए, किस चीज़ को, कोर्ट्स अरेंजमेंट, जो कोर्ट की जो व्यवस्था है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए, उसको लाभदायक बनाने के लिए क्या है, ये एक आले के तौर पे जो है कोर्ट इसको इस्तेमाल कर रही है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। इट इज़ समवाट, ये कुछ हद तक डिसकंसर्टिंग, परेशान करने वाला, दैट द स्टे, की जो रोक लगी है ऑफ लेजिस्लाइजेशन, ये कानून पर, ठीक है,
इज़ अफेक्टेड, ये मुतासिर है, प्रभावित है, सोली एक ही तरीके से, एज एन इंस्ट्रूमेंट कि इसको आले के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, टू फैसिलिटेट मुहैया कराने के लिए, आसान करने के लिए, किस चीज़ के, द कोर्ट्स अरेंजमेंट, कोर्ट की व्यवस्था को, यानी कोर्ट अपनी व्यवस्था को आसान करने के लिए, हल्का करने के लिए क्या करती है, इसको जो है ये लॉलीपॉप दिया है इंटरिम ऑर्डर का, ऐसा इनका कहना है कि ये दरअसल सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि इनका जहन हट जाए और ये अपने अपने घर चले जाएं, फिर इसको जो है सरकार इसका फ़ायदा उठा ले। आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आगे लिखा हो, रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ एनी आइडेंटिफाइड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटीज़। देखिए कोर्ट को बगैर किसी इन्फॉर्मिटीज़ के, यानी कि अब क्या देखना चाहिए कि जो कृषि कानून है उसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कमज़ोरी तो नहीं है, कोई संविधान के ख़िलाफ़ तो नहीं है, तो इस पर तवज्जो देने के बजाय उसने उसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ किया। रेदर देन का मतलब के बजाय ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड के तलाश करना चाहिए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि लीगल कोई रीज़न होना चाहिए या इन्फॉर्मिटीज़, किसके अंदर जो कृषि कानून आया है, सरकार या किसान आंदोलन कर रही है, उसके ख़िलाफ़ आप एक चीज़ देखेंगे कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई इन्फॉर्मिटीज़ है। अगर इसको चेक करती तो एक बात होती, लेकिन उसको क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ किया। एक बार फिर से देख लेते, रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटीज़, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लीगल यानी कि संवैधानिक हकीकत को चेक किए, उसकी कानूनी हकीकत को चेक किए हुए या उसकी लीगल हकीकत को चेक किए हुए उसको उसने क्या कर दिया है, उसको रोक लगा दिया। अगर उस पर देखते हैं कि कोई इन्फॉर्मिटीज़ है यानी कि कोई कमज़ोरी है, फॉर्म कहते हैं मजबूती को और इन्फॉर्मिटीज़ कहते हैं कमज़ोरी को इन द लॉ, यानी कानून के अंदर। आगे लिखा है द ऑर्डर फॉर्मिंग ए 4 मेंबर ऑफ कमेटी। अब कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उस ऑर्डर के तहत तैयार किया है 4 मेंबर कमेटी, 4 लोगों की जो है कमेटी तैयार की है। मे इंडीड हेल्प, ये ज़रूर हेल्प कर सकती है, रिलीव आसान करने के लिए, रिलीव का मतलब होता है आसान करना, ठीक है, हल्का करना, द करेंट टेंशन एंड अलाय द गवर्नमेंट्स फियर्स, ये जो हालिया तौर पे टेंशन चल रहा है उसमें आसानी पहुंचा सकती है। जो क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 4 लोगों की कमेटी तैयार किया, उसमें इस बात को आसानी पहुंचा सकती है। लेकिन आगे देखिए एंड अले का मतलब होता है दूर कर देना, कम कर देना, घटा देना। क्या चीज़, गवर्नमेंट्स फियर, हुकूमत के खौफ को, सरकार के खौफ को कम कर सकती है। द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बी डिसरप्टेड, अब वो क्या है कि जो भारत का रिपब्लिक डे 26 को मनाया जाता है, ठीक है, यौम जमहूरिया, कहीं वो बाधित ना हो जाए। जाहिर सी बात है, असल में किसान ने क्या सोचा है कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे 26 जैन को, तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत के अंदर मेहमान भी आएंगे, तो सरकार इस बात से डरी हुई है कि उनके ट्रैक्टर रैली से कहीं हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो इतनी अच्छी से तैयारी चल रही है तो वो कहीं डिसरप्ट ना हो जाए, कहीं वो बाधित ना हो जाए, इस बात से भी खौफ है। तो ये जो कृषि कानून लाया गया, ये जो भी इंटरिम ऑर्डर लाया गया है तो उस पर रोक लगा दिया गया है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट को टेंशन को हालिया तौर पे ख़त्म कर दे और उसको टेंशन को ख़त्म कर दे किस बात का, कि जो रिपब्लिक डे को वो अच्छे से मना ले। आगे देखते हैं, आगे लिखा है बट इट इज़ नॉट क्लियर दैट इफ़ इट वुड हेल्प द रीचिंग ऑफ एन एमिकेबल सेटलमेंट। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, स्टे लगाया है, इस बात की वजाहत नहीं कर सकता, पुष्टि नहीं कर सकता कि ये हेल्प करेगा किस चीज़ में पहुंचने में, एन एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबल कहते हैं दोस्ताने को, फ्रेंडली को, ठीक है, फ्रेंडली सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई वजाहत नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है। एज दस ये कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा, देखिए अब एक मोर्चा है जिसको वो लीड कर रही है पूरे, उसका नाम क्या है, संयुक्त किसान मोर्चा। अब ये क्या है संयुक्त किसान मोर्चा, ये पूरे जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर उसको लीड कर रही है। द अम्ब्रेला बॉडी, अम्ब्रेला बॉडी कहते हैं एक ऐसी बॉडी जिसके तहत बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं, जो छोटी छोटी जमात होती है, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं उसके अंडर होती हैं। तो अभी अम्ब्रेला बॉडी की तरह काम कर रही है कौन,
संयुक्त किसान मोर्चा। अभी देखिए कहना चाह रहे हैं जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा द अम्ब्रेला बॉडी स्पीयर हेडिंग द प्रोटेस्ट, ये क्या करे, स्पीयर हेडिंग का मतलब होता है क़यादत करना, नेतृत्व करना। ओके, नेतृत्व कर रही है किस चीज़ की, प्रोटेस्ट की। हैज़ रिफ्यूज, इसने क्या किया है संयुक्त मोर्चा ने कि इसको इनकार कर दिया है टू अपेयर बिफोर द पैनल, कि वो पैनल के सामने आएंगे ही नहीं, इस बात से उन्होंने कम्प्लीटली इनकार कर दिया। द कोर्ट्स अप्रोच रेजेज द क्वेश्चंस, अब देखिए कोर्ट का जो तरीका है, कोर्ट का जो अप्रोच है वो सवाल उठाता है, क्या उठाता है, वेदर इट शुड ट्रेवर्स बियॉन्ड द इट्स एग्जीक्यूटिव रोल्स। अब कहना ये चाह रहे हैं कि कोर्ट का जो अप्रोच है वो इस बात पे सवाल उठाता है कि वेदर इट शुड ट्रेवर्स, ट्रेवर्स कहते हैं कि टू क्रॉस, इसका मतलब होता है टू क्रॉस, इस बात से वो क्रॉस कर जाए बियॉन्ड द एग्जीक्यूटिव रोल्स, यानी कि सरकार का क्या रोल है कि वो अदालती कार्रवाई करे, तो क्या वो अदालती कार्रवाई को छोड़कर दोस्ती वाला या दूसरा काम यानी मेल मिलाप वाला काम करेगा या किसी कोई और काम करेगा, ये सरकार के लिए मुनासिब है, तो वही यहाँ पे सवाल उठाना चाहिए। द कोर्ट्स अप्रोच, कोर्ट का जो अप्रोच है वो सवाल उठाता है किसी की, वेदर इट शुड ट्रेवर्स, कि इसे क्रॉस करना चाहिए बियॉन्ड के अलावा इट्स एग्जीक्यूटिव रोल, यानी जो उसका जो अदालत वाला अंदाज़ है, जो उसका फैसला करने वाला जो अंदाज़ है, इसके ख़िलाफ़ उनको इसके अलावा कोई इसके परे कोई काम करना चाहिए कि नहीं, और क्या करना चाहिए, क्या ये बात बनाई मुनासिब है, एंड पास द जुडिशियल ऑर्डर्स, और या कोई ऐसा जुडिशियल ऑर्डर पास करना चाहिए सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस, देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंस के एतबार से, उसको ऑन दी बेसिस ऑफ सैंग्यून होप, सैंग्यून होप कहते हैं उम्मीद से भरा हुआ, आशावादी, आशावादी से भरा हुआ उम्मीद, उस पर कोई उनको देना चाहिए, एंड मेडिटेशनल ज़ील, मेडिटेशनल कहते हैं मध्यस्थता, यानी बीच बचाव करने वाली जोश को। असल क्या हुआ है, सरकार अपने कोर्ट अपनी असल पैटर्न से हट कर दरअसल यहाँ पर बीच बचाव वाला काम कर रही है। पहले उसने 4 लोगों की कमेटी तैयार की, अब उस कमेटी से एक जिम्मेदारी दे दी, तो वही यहाँ पे सवाल उठाना चाह रहे हैं, क्या ये जो बीच बचाव वाला जो उनका रवैया है मेडिटेशनल ज़ील को, तो वो सही है, ये दरअसल इसी बात पर सवाल उठाया। यहाँ पर आगे चलते हैं, लिखा है द कोर्ट डिड मेक इट्स पोजिशंस एम्पली क्लियर, डिड यहाँ पर ज़रा अफर्मेशन के लिए आया कि वजाहत करने के लिए, कोर्ट ने क्या कर दिया है, वाजे कर दिया है, मेक इट्स पोजीशन एम्पली क्लियर, एम्पली क्लियर कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से वाजे कर देना, क्या, डूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब चीफ जस्टिस इंडिया के साथ देखिए SA बोर्डे फॉल्टिंग द सेंटर फॉर इट्स फेलियर, अब उन्होंने क्या किया है, कमी निकाल दी है सेंटर की, मरकज़ की, केंद्र सरकार की, इट्स फेलियर, अब उनकी नाकामी में, टू ब्रेक द डेडलॉक, कि भारत सरकार इस बात में नाकामयाब रही है कि जो गतिरोध हुई, जो तात्तुल हुआ है उसको वो तोड़ सके, इतने दिन से अभी तक उसने कुछ नहीं किया, तो इसलिए जो है इसलिए उसको इंटरवीन करना पड़ा। अराइजिंग जो कि उठा था, अराइजिंग और का मतलब जो उठा था, ऑफ द वीक्स लॉन्ग, कई हफ्तों पहले, प्रोटेस्ट बाई 1000 ऑफ द फार्मर्स, हज़ार ही लोग थे, अब लाखों की तादाद में शुरू हो गई थी, इन द विसिनिटी ऑफ दिल्ली, इन द विसिनिटी ऑफ मतलब दिल्ली का मतलब होता है दिल्ली के कुर्ब जवार में, आसपास में, दरअसल ये हरियाणा से शुरू हुआ था और धीरे धीरे दिल्ली के अंदर पहुंच गया, तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपनी पोजीशन को बहुत क्लियर कर दिया, एम्पली क्लियर का मतलब अच्छे तरीके से वाजे कर दिया, डूरिंग हियरिंग, सुनवाई के दौरान, विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस इंडिया के साथ, वो कौन है, SA बोर्डे, फॉल्टिंग, उन्होंने क्या किया है, कमी निकाली है द सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ताकि नाकामयाब रही है डेडलॉक को तोड़ने में, यानी कि गतिरोध को ख़त्म करने में भारत सरकार नाकामयाब रही है, समझिए एक तरीके से, क्यों, जो कि उठा था कब, अराइजिंग आउट द वीक्स लॉन्ग, कई हफ्तों पहले प्रोटेस्ट के तौर पे बाई द 1000 ऑफ फार्मर, हज़ार ही लोगों की तादाद में आई थी, इन द विसिनिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कुर्ब जवार में, आसपास में। आगे देखते हैं, द डिमांडिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ आउटराइट अपील, देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि क्या कर रही थी, डिमांड कर रही थी, कौन, प्रोटेस्ट, फार्मर की जो प्रोटेस्ट थी वो किस बात का डिमांड कर रहे हैं, नथिंग शॉर्ट ऑफ एन आउटराइट रिपील, कि नथिंग शॉर्ट ऑफ कहते हैं किसी चीज़ से मतलब उससे कम कुछ नहीं,
नथिंग शॉर्ट एन ऑफ आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है बिल्कुल, रिपील का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ऑफ द लॉज यानी कि बिल्कुल ख़त्म करने से कम पर राज़ी नहीं थी। देखिए एक तरीका होता है लिखने का, डिमांड कर रही थी नथिंग शॉर्ट ऑफ एन आउटराइट रिपील ऑफ द लॉ, कानून को ख़त्म करने से कम पर नहीं मान रही थी। यानी कि सरकार क्या करे, जितने कानून पेश किए हैं, जितने कानून लागू किए हैं उसको कम्प्लीटली तौर से क्या करे, ख़त्म करे। आउटराइट का मतलब होता है कंप्लीट तरीके से, बिल्कुल। रिपील का मतलब होता है ख़त्म करना, और इससे कम पे जो है प्रोटेस्ट मान भी नहीं रही थी। आगे चलते हैं। इट इज़ ओनली, ये वही वजह है, इन द वेक ऑफ गवर्नमेंट्स प्रिसीव्ड। देखिए इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम पर, ठीक है। इन द वेक ऑफ का मतलब के परिणाम, प्रिसीव्ड फेलियर, प्रिसीव्ड कहते हैं कथित, मुबैना तौर पर क्या हो गई, सरकार नाकामयाब हो गई, तभी इसी परिणाम पर क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। दैट द कोर्ट हैज़ चूजन टू इंटरवीन, तब अदालत ने फैसला किया है कि अब वो मुदाखलत की कोशिश करेंगे, और उसने कोशिश भी की। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोस की बात है। दैट, ये क्या है, ये बहुत अफसोस की बात है, क्या है, दैट इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एब्जुकेटिंग। आया तो है, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि अदालत के फैसला सुनाने के तौर पे नहीं आया है, जो उनका की क्वेश्चन है। सच एज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, असल में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुदाखलत की है एजुकेटिंग की क्वेश्चन के तौर पे नहीं, बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ कराने के तौर पर। ये बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, सच एज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, जो भारत सरकार ने कानून बनाया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, उनकी संवैधानिकता को, उसकी जो है असलियत को चेक करना चाहिए कि ये कानून से, ये हमारे आइन से जो है दस्तूर के मुताबिक है कि नहीं है। बट बाई हैंडिंग ओवर द रोल ऑफ थ्रेशिंग आउट, देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार कोर्ट आई है और उसने क्या किया है, हैंड ओवर कर दिया इश्यू को, ठीक है। द रोल ऑफ थ्रेशिंग आउट, देखिए थ्रैश आउट कहते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग। अब देखिए हैंड ओवर कर दिया किसके, 4 लोगों को, जिसको जो है कमेटी का मेंबर बनाया था उनको कर दिया। बट बाय द हैंडिंग ओवर द रोल ऑफ थ्रैशिंग आउट, रोल ऑफ थ्रैशिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बात करने का किरदार अदा करें। इशू ऑफ इन्वॉल्व्ड, उन तमाम इशू को जो इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। टू ए 4 मेंबर ऑफ पैनल, यानी वही मैंने आपको बताया जो 4 लोगों की कमेटी कोर्ट ने तैयार की है, उसी को क्या कर दिया, जिम्मेदारी दी है कि वो थ्रैशिंग आउट करे, यानी बातचीत करे उसके बारे में, किसके बारे में, इशू के बारे में, जो तमाम इशू उसके अंदर शामिल हैं। किसके अंदर शामिल हैं, कृषि कानून के अंदर, और ख़ुद जो है वो बीच बचाव वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अफसोस की बात है। आगे लिखा है, इट इज़ नॉट क्लियर हाउ 4 मेंबर्स ऑन द कमेटी वर चूजन। अब इसके जो चूज़ करने का तरीका है, इस पर भी जो है सवाल खड़े हो गए। इट इज़ नॉट क्लियर, ये भी वाज़ेह नहीं कि हाउ द 4 मेंबर्स ऑन द कमिटीज़, जो कमेटी के अंदर 4 लोग हैं कैसे चूज़ किए गए, उनको उनका जो है ना चयन कैसे हुआ है। एंड देयर इज़ ऑलरेडी सम वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म, और यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब वेल फाउंडेड कहता है मतलब होता है कि जो पहले से जो है जो चीज़ क्लियर है, वेल फाउंडेड का मतलब होता है वो चीज़ जो पहले से क्लियर है। तो वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म, पहले से ही आलोचना पाई गई है वहाँ पे, कैसे, दैट सम ऑफ देम, यानी कि उनमें से कई लोगों ने, सम ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से कई लोगों ने क्या किया है, सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी वॉइस देयर सपोर्ट फॉर द फार्म लॉज। देखिए सवाल वाली बात यह है कि उसमें से, यानी 4 लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया है, उसमें से कुछ ने तो क्या किया है, जो लॉ भारत सरकार लाई थी उसके हक़ में पहले ही बोल चुके हैं वो, तो ये किस हिसाब का चयन हुआ, इसीलिए उनके चयन करने पर सवाल उठ रहा है। ओके, आगे देखते हैं, कहाँ गया, ठीक है। द कोर्ट वांट्स द पैनल टू गिव इट्स रिकमेंडेशंस ऑन हियरिंग द व्यूज़ ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। अब देखिए कोर्ट क्या चाहती है पैनल से, ये 4 लोगों का पैनल तैयार किया, उनसे चाहती है टू गिव, कि दे इट्स रिकमेंडेशंस, अपनी सिफारिशात को, ऑन हियरिंग, सुनवाई करने का, किस पर, द व्यूज़ ऑफ स्टेक होल्डर, यानी कि जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने हितधारक हैं, यानी जिनका उनका उसके अंदर फ़ायदा है, यानी कि किसान है, यानी कि सरकार है, यानी कि व्यापार है, ऐसे तमाम लोगों के व्यूज़ को सुने
कौन सुने? पैनल सुने, और यही रिकमेंडेशन किसको दे? कोर्ट को दे, क्या क्या उसके अंदर बात निकल कर आए। एक बार फिर से देखते हैं, कोर्ट वांट्स, कोर्ट चाहती है पैनल से टू गिव, कि वो दे इट्स रिकमेंडेशंस, उसकी सिफारिशात को, ऑन द हियरिंग, सुनवाई पर, ऑफ व्यूज़, किसके व्यूज़ पर? स्टेक होल्डर यानी कि हित धारक के व्यूज़ पर वो सुनवाई करे। आगे देखते हैं, हेयर द एक्सरसाइज को टर्न ट्रिकी। अभी कहने वाली बात है कि जो एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो काम होने वाला है, जो कंडक्ट होने वाला है, टर्न ट्रिकी, मसला ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। हाउ विल, अब कैसे ख़राब हो सकता है? पेचीदा भी हो सकता है। हाउ विल द कोर्ट डील विद द पॉसिबल रिकमेंडेशंस दैट द लॉज बी अमेंडेड। देखिए सवाल ही वाली बात ये है, क्योंकि किसान तो ये भी चाह रहे हैं कि लॉ को ही अमेंड कर दिया जाए, तो उस वक्त वो क्या करेगी? हाउ विल द कोर्ट डील विद, कैसे डील विद का मतलब, डील विद का मतलब होता है किसी से डील करना। ए पॉसिबल रिकमेंडेशन, कि आखिर पॉसिबल संवादित रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए, मुमकिन सिफारिशात क्या होनी चाहिए? दैट द लॉज बी अमेंडेड। देखिए ये पॉसिबल रिकमेंडेशन तो ये भी है ना कि लॉज को ही बदल दिया जाए, जो कानून आया है कृषि कानून उसको ही तब्दील कर दिया जाए। अमेंड का मतलब होता है कानून के अंदर संशोधन करना, तब्दीली करना, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत के अंदर ये मामला तो पेचीदा हो जाएगा। हाउ विल द कोर्ट डील विथ, कैसे उसको करेगी तय? ए पॉसिबल रिकमेंडेशन दैट, अब वो क्या है? द लॉज बी अमेंडेड, यानी कि कानून को संशोधन, उसके अंदर तरमीम भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करेगी? फिर मामला तो पेचीदा हो जाएगा। आगे देखते हैं, इट वुड बी ए स्ट्रेंज, ये बड़े ताज्जुब की बात होगी, एंड इवन क्वेश्चनेबल, और सवालिया भी हो सकती है, इफ़ द कोर्ट, अगर कोर्ट डायरेक्टेड द पार्लियामेंट टू ब्रिंग द लॉज इन लाइन। देखिए ये कितने ताज्जुब की बात है, देखिए, और सवालिया निशान है। इट वुड बी स्ट्रेंज एंड इवन क्वेश्चनेबल, और ये सवालिया भी हो सकती है, इफ़ द कोर्ट डायरेक्टेड पार्लियामेंट टू ब्रिंग द लॉज इन लाइन विथ कमिटीज़। देखिए असल में क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कोर्ट ने क्या किया है? कमेटी तैयार की है, उस कमेटी के ज़रिए वो क्या कहना चाह रही है कि वो जो लॉज है उसको लाइन में लेके आए। ब्रिंग इन लाइन का मतलब होता है कि अनुरूप बनाना, के मुताबिक बनाना, ठीक है। तो ये कितने ताज्जुब की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम खुद नहीं कर रही, बल्कि 4 लोगों से करवा रही है कमेटी के जरिए। तो कमेटी अहम थोड़ी हुई, पार्लियामेंट अहम है ना, सुप्रीम कोर्ट अहम है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 लोगों का पैनल ही अहम हो गया है। यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कितना बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है कि इवन क्वेश्चनेबल इफ़ द कोर्ट डायरेक्टेड, कि अगर कोर्ट ने हुक्म दे दिया पार्लियामेंट को टू ब्रिंग द लॉज इन लाइन, के कानून को अपने हिसाब से करने के लिए, विद द कमेटी, यानी विद द हेल्प ऑफ कमेटीज़ व्यू, यानी कमेटी का जो रोल आएगा, कमेटी का जो सिफारिशात आएंगे, जो नोटिस आएगा, उसके हिसाब से पार्लियामेंट, कोर्ट कह देगी पार्लियामेंट के तुम जो है रोल बनाओ। तो इससे क्या पता चला कि कमेटी सर्वोच्चतम हो गई, जबकि अदालत और पार्लियामेंट हमारी क्या हुए? अहम हैं। वाइल ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट, नेगोशिएटेड सेटलमेंट कहते हैं कि बातचीत के ज़रिए समझौता करना, उसे कहते हैं नेगोशिएटेड सेटलमेंट। इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल कहते हैं काबिल तरजीह को, यानी इस बात को समझा जा सकता है। अगर वो नेगोशिएशन करके सेटलमेंट कर लेते तो ये हमेशा क्या है? एक प्रेफरेबल बात है, यानी कि इसको सब कमेटी के लोग, हर तरह के लोग इसको तरजीह देते हैं। अब देखिए, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है दैट द जुडिशियल पावर इज़ नॉट सीन एज बीइंग यूज्ड ए डाइल्यूट टू द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोटेस्ट। देखिए कहना ये चाह रहे हैं, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट जुडिशियल पावर, कि जुडिशियल पावर जो है इज़ नॉट सीन, ना देखा जाए, एज बीन यूज टू डाइल्यूट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेस्ट, यानी ऐसा तो नहीं है कि कमेटी जो है इसकी अहमियत को ख़त्म कर दे, किसकी? प्रोटेस्ट की अहमियत को ख़त्म कर दे, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब होता है कम करना, ओके। द मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेस्ट, तो साथ साथ प्रोटेस्ट की अहमियत को बाकी रखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये भी सवाल हो जाएगी कल के लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं उनकी बात नहीं तय होती, फिर वो बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट 4 लोगों की कमेटी तैयार करती है, वो कमेटी जो है पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन तय करती है, फिर पार्लियामेंट जाके एक लॉ बना देती है। तो इससे क्या होगा? फिर प्रोटेस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहनी चाहिए, आंदोलन नाम की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए, जबकि प्रोटेस्ट हर इंसान का क्या है? संवैधानिक हक है। वही यहाँ पे कहना चाह रही हैं। या डी लेजिटिमाइज फार्मर्स यूनियन दैट स्टे अवे, या फार्मर की जो इत्तेहाद है उसका जो इक्का है उसको डी लेजिटिमाइज कर दिया जाए कि नहीं, आप जो यहाँ बैठे हुए ये गैर कानूनी है।
क्योंकि वो क्या है, स्टे अवे फ्रॉम दी प्रोसीडिंग, जो आपकी प्रोसीडिंग है, जो आपकी हियरिंग है, जो कार्रवाई है, उससे वो दूर है। तो आप क्या करेंगे उसके खिलाफ, कहीं उसको आप ये ना कह दें कि ये इल्लीगल आप काम कर रहे हैं यहाँ पर आकर, ठीक है। तो इनको भी इल्लीगल नहीं बनाना है आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये साथ साथ इम्पॉर्टेंट है दैट जुडिशियल पावर इज़ नॉट सीन, कि जुडिशियल पावर को ना देखा जाए एज बीइंग यूज टू डाइल्यूट, कि उसके इस्तेमाल किया जाए कम करने के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेस्ट की ताकत को, और लेजिटिमाइज या गैर कानून कर दिया जाए फार्मर के इत्तेहाद को दैट स्टे अवे, जो कि दूर हैं किससे, फ्रॉम द प्रोसीडिंग, यानी कि कार्यवाही से, यानी कि वो किसान जो कार्यवाही से दूर है, तो उनकी इत्तेहाद को, उनकी यूनियन को आपने गैर कानूनी ठहरा दें। इस बात का भी खौफ है ऑफ द पैनल की प्रोसीडिंग से या पैनल की हेयरिंग से, और इंटरफेयर करे, मुदाखलत करे विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट के से टू लेजिटलाइज। देखिए कानून बनाने के लिए आपने क्या किया, ऐसा तो नहीं कि प्रोटेस्ट की अहमियत को ख़त्म कर दिया, ऐसा तो नहीं कि किसी की यूनियन को ख़त्म कर दिया, या ऐसा तो नहीं कि विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। कानून बनाने के लिए आपने क्या किया, किसी की सुनवाई नहीं की, और आपने क्या किया, पार्लियामेंट को ही सब कुछ अहम मानकर सुप्रीम कोर्ट की बात को परे रख दिया। ये तमाम चीज़ क्वेश्चनेबल हैं, सवालिया उठ सकते हैं। इसी आर्टिकल के इस आखिरी पैराग्राफ में यही बताना चाह रहे हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई चीज़ पूछने के लायक हो तो आप क्वेश्चन सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड टाइम।